गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और फर्का वाराना हम आहंगी बिगाड़ने वाले उमैद पहलवान को पुलिस ने गाजियाबाद की अदालत में पेश किया। इब्तिदाई पूछताछ में उमैद पहलवान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जल्द ही उसके एक साथी से पूछताछ करेगी। उमैद पहलवान को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। जो राजनीतिक रूप से इनके साथ के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्लान को पहले बनाया। जब ये पीड़ित व्यक्ति एक क्षेत्र शहीद नगर पड़ता है, वहाँ पे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, वहाँ से उन लोगों को ये घटना मारपीट की जानकारी हुई, तो उन्होंने बैठ कर के पूरा प्लान किया कि अब इसको कैसे जो है इसको अपने लाभ के लिए आगे हम इस्तेमाल करें। और सुनियोजित तरीके से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके जिसमें फैक्ट्स को छिपाया गया, फिर उस एप्लीकेशन को लॉन्च कराया गया और लॉन्च कराने के बाद तुरंत ही इसमें फेसबुक लाइव के माध्यम से आगे बढ़ा गया, बजाय इसके कि मेरे द्वारा और टीम के द्वारा ये पूछे जाने पर कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास आ सकते थे। फेसबुक लाइव या किसी और तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके से कहने से पहले एक बार अपनी बात को कह सकते हैं, तो साफ तौर पे फिर इसके द्वारा आखिर में बताया गया। अब हम इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करने की कार्रवाई इस समय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान मुहिम का कल से आगाज होगा। महाअभियान के पहले रोज टीकाकारी के लिए हुकूमत की जानिब से रियासतगीर सतह पर 7,000 सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना टीकाकारी के इन 7,000 सेंटर्स पर 10 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का हदफ रखा गया है। कल सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना टीकाकारी जारी रहेगी। कोरोना टीकाकारी के लिए लोगों को बेदार करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया के साथ समाजी कारकुनान, साहित्यकारों और अदीबों की भी मदद ली गई है। कोरोना टीकाकारी मुहिम में शिरकत करने वालों को राजधानी भोपाल में इंतजामिया की जानिब से रेस्टोरेंट में 10 से 15% छूट देने का जहां ऐलान किया गया, वहीं ग्वालियर में वैक्सीनेशन कराने वाली टॉप टीम को 25,000 नकद के साथ टीवी और फ्रिज भी इनाम में देने का ऐलान किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से देश के सभी वर्गों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना की जंग को जीतने का सबसे धारदार हथियार है वैक्सीन। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 21 जून से महावैक्सीन अभियान की शुरुआत होगी। 7,000 स्थल पर 21 जून को सुबह 10 बजे से एक साथ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसमें मध्य प्रदेश के विशिष्ट जन, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, साहित्य कलाकार या खिलाड़ी हों, वो सभी प्रेरक के रूप में इन 7,000 स्थानों पर जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संदेश को लेकर जनता को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। हम सब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर 137 करोड़ जनता के जान बचाने का उपक्रम का निर्माण कराया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, वैक्सीन हमारे और हमारे परिवार की जान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें यदि कोरोना से जंग लड़नी है और जंग जीतनी है तो हमें वैक्सीन लगानी होगी। आइए हम सब इस बात का संकल्प लें कि नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो सपना है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो जाए और हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा क्षेत्र, हमारा शहर, हमारा प्रदेश ये कोरोना मुक्त हो और वैक्सीन युक्त हो। आइए हम सब मिलकर वैक्सीन लगाएं और जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। कोरोना कहर में माली मुश्किलात के सबब अपना कारोबार बंद करने वालों की मुल्क में एक बड़ी तादाद में मौजूद है।
राजधानी भोपाल में वो लोग जिन्होंने कोरोना कहर में माली मुश्किलात के सबब अपना कारोबार बंद कर दिया था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ने ऐसे लोगों का कारोबार दोबारा शुरू करने और उन्हें माली वसाइल फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। भोपाल में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के ज़ेर एहतमाम मुख्तसर तकरीब में माली मुश्किलात से दो चार लोगों को कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के हाथों चेक तकसीम किए गए। एसोसिएशन का मानना है कि लोगों को खुद कफील बनाया जाए ताकि वो दूसरों के सामने हाथ न फैलाएं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने वाले बने। ठेला लगाता हूँ मैं, ठेला तो मंडी काम करूँगा और भी घर की जरूरत पूरी कर लूँगा, इससे कमाऊँगा और दूँगा। अब इससे जो है धंधा मंदा बढ़ाएंगे, अब लोग काम वाम भी करेंगे और किस्त जमा भी करेंगे। जो कोई फिलहाल में मैं ठेला लगाता हूँ मैं, तो अपने हैं कुछ लोग उन्होंने बेचारों ने करवाया, अजमीर भाई हैं, वो अपने सामान चढ़ा लेते हैं, फल वगैरह लेते हैं, फल अब देते हैं उनको, उनसे अपनी। अब ये अपना जमील भाई की तारीफ से मिला है हमें ये, और कोई फ़िज़ा पे रहते हैं ये, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हम ठेला लगाते हैं आम का, तो हमारा आम का ठेले की मदद हो गई है। अब हम इससे ये पैसों से काम करेंगे। हमारा ये बहुत अच्छी लगी हमें और हम इनके बहुत शुक्रगुजार है भाई लोगों के, इन टीमों के। हमारा कितना मिला पैसा कुछ? जी 10,000 रुपये मिले मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी सुनने वालों से ये बात अर्ज़ करना है कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है। इसके अंदर ज़िंदगी के तमाम शोबों की हिदायत दी गई है। इस्लाम के अंदर अक़ीदे और इबादत के बाद बुनियादी चीज़ हराम हलाल है। हराम हलाल का मुस्तक़िल हमारा फ़लसफ़ा है और हराम हलाल का ताल्लुक़ हम सब जानते हैं 3 चीज़ों से। खाने पीने के लिए आप जानते हैं कि आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो इस्लाम ने एक मुकम्मल तौर से निज़ाम बनाया है कि आदमी कमाए, हलाल तरीक़े से कमाए और हलाल तरीक़े से ख़र्च करे, और इसको इबादत करार दिया गया है। ये बात मैं हमारे नौजवान दोस्तों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर हलाल खाना ये फ़र्ज़ है और हलाल कमाना इबादत है। अगर एक आदमी सुबह मस्जिद में जाकर बैठता है और तस्बीह लेता है और फजर से लेकर और शाम तक वो नमाज़ें पढ़ता है, तस्बीह करता है, यकीनन इबादत है। लेकिन एक आदमी फ़र्ज़ अदा करने के बाद दुकान पर जाकर बैठता है या कोई भी काम करता है, वो सुबह से लेकर शाम कारखाने में जाकर काम कर रहा है, ठेला लगा रहा है, अगर हलाल कमाता है तो जिस तरह उसको मस्जिद में बैठने वाले को सवाब मिलेगा, कल हश्र के मैदान में अल्लाह के नबी ने कहा कि अत्ताजिरुस सादिकुल अमीन, कि वो ताजिर जो सच्चाई और अमानत से तिजारत करता है, कल नबी और सिद्दीकीन के साथ होगा। तो आज का प्रोग्राम हमारा रखने का मकसद ही ये, हमारे ये तमाम साथी ये कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों के अंदर हलाल कमाने की पूरी फ़िक्र हो, हराम से बचें और मेहनत करके कमाने की फ़िक्र करें। तो इसके लिए हमारे माशाअल्लाह तमाम उबैद सरफ साहब इनके पूरे साथियों ने निज़ाम बनाया है। इस सिलसिले में हमारी हाज़िरी हुई है और हम तमाम मालदारों से ये कहते हैं कि अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आप गरीबों का उसमें पूरा जो अल्लाह ने हक़ रखा उसको अदा कीजिए, और गरीबों से कहते हैं कि मांगना छोड़िए आप और मेहनत करने के आदी बनिए। बेंगलुरु के बिस्मिल्ला नगर में लॉकडाउन से मुतासर खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। मकामी एमएलए सोम्या रेड्डी ने यहां के 2000 खानदानों में राशन तकसीम करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी, मकामी कांग्रेस लीडर रिजवान नवाब और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस के एमएलए सोम्या रेड्डी ने कहा कि येडियुरप्पा हुकूमत ने लॉकडाउन के बाद रिलीफ पैकेज का ऐलान जरूर किया है, लेकिन अब तक हुकूमत की मदद लोगों तक नहीं पहुंची है। अगर देखेंगे तो सब के सब पॉइंट्स हमने एक्चुअली उनको सजेशंस भी दिया था। वो अगर थोड़ा भी 50% भी इम्प्लीमेंट करते तो इतना खराब सिचुएशन नहीं होता। ये देखिए वो बोल रहे हैं कि 3rd वेव आएगा, ये 2nd वेव से हम पूरा थक गए, तो 3rd वेव में क्या करेंगे पता नहीं। कितने सारे करोड़ों लोगों को एक्चुअली कोविड आ गया, लाखों लोग मर गए। ये देखिए ये अब, और हम सरकार को पूछना चाहिए, अगर हम सरकार थे तो एक्चुअली हम देते हर रोज हर महीना कुछ 20 या 30 केजी चावल देते तो कुछ नहीं होता। कुछ 10,000 हर जो कोई घर में बैठे हैं उनको देते तो क्या होता। ऊपर से तो ये हमारी टैक्स पेयर का पैसा है, उनका पैसा तो थोड़ी नहीं है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दरमियान कर्नाटक की कई मसाजिद इंतजामिया आवाम की मदद के लिए आगे आया है। रियासत के शिमाली शहर हुबली के कोहनी मस्जिद में कोविड केयर सेंटर कायम किया गया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी,
रियासती वजीर जगदीश शेट्टर ने मस्जिद के कोविड सेंटर का इफ्तिताह किया। हालांकि रियासत में अब कोरोना मरीजों की तादाद कम हो रही है, लेकिन मस्जिद के जिम्मेदारों का कहना है कि उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट से इजाजत मिलने में ताखिर हुई। ताहम वो इस कोशिश के जरिए मरीजों की मदद करने के साथ साथ तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं, ताकि अगर कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो जाए तो हालात का सामना कर सकें। इस सेंटर में हुबली के चंद मुस्लिम डॉक्टर्स यहां अपनी मुफ्त खदमात अंजाम देंगे। पीर से हम लोग इसका पेशेंट्स को लेना शुरू कर देंगे। ये कोविड केयर सेंटर जो है देर से शुरू हुआ, लेकिन देर से शुरू हुआ उसके बहुत से मुश्किलात थे परमिशन लेने में वगैरह। डॉक्टर्स और NGOs की मदद से और मस्जिद कमेटी की मदद से ये खुला और यहाँ पे जो है सब जो फैसिलिटीज़ हैं सब फ्री होंगी। एडमिशन है, खाने का इंतज़ाम है और मेडिसिन हैं, लैब टेस्ट हैं, सब जो है इंशाल्लाह फ्री होंगी। तो DH ऑफिस से भी हमें कुछ देर से ही परमिशन मिली, मगर सभी लोग पूछ रहे हैं कि इतना देर क्यों हुआ, अभी तो पेशेंट कम हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे और आगे आने वाले दिनों के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हमें यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, हम आगे के लिए तैयार रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो डॉक्टर्स यहाँ पर मुफ्त अपनी सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे मदरसा हुबली में कोहनी मस्जिद मदरसा के जगह कारवा रोड पे एक कोविड केयर सेंटर का आगाज़ किया गया है, जिसमें गरीब तबके के लोगों के लिए, सारे मज़हब के लोगों के लिए, जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए फ्री में इलाज किया जाएगा। यहाँ पे सिंपल यानी माइल्ड सिम्टम्स या असिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो पॉजिटिव रहते हैं उनको घर के जैसा रख कर इंशाल्लाह इलाज किया जाएगा और सेहतयाब होने के बाद घर को भेजा जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए हमारा ये मकसद है कि हम ये कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं और मुफ्त में चला रहे हैं इंशाल्लाह, और इसका फ़ायदा उठाएँ। मरकजी हज कमेटी की जानिब से मुंबई के हज हाउस में चलने वाली मुफ्त UPSC कोचिंग क्लास के लिए 15 अगस्त को दरख्वास्त फॉर्म जारी किया जाएगा और 15 सितंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से UPSC प्रीलिम इम्तिहान भी मुलतवी किया जा चुका है। 50 नशिस्तों के लिए हज हाउस के IAS एंड अलाइड सर्विसेज कोचिंग के दाखिला इम्तिहान के दरख्वास्त फॉर्म 15 अगस्त को निकलने की उम्मीद है। पटना में कायम उर्दू लाइब्रेरी गुज़श्ता कई सालों से खस्ताहाली की मार झेल रही है। ये कहना है ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का। मौलाना अनीसुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उर्दू लाइब्रेरी के मसले को फौरी तौर पर हल कराया जाए। वाज़ेह है कि उर्दू लाइब्रेरी सूबे की वाहिद सरकारी उर्दू लाइब्रेरी है। कई सालों से लाइब्रेरी को तश्कील नहीं किया गया है। वहीं लाइब्रेरी की इमारत की मरम्मत और किताबों की खरीदारी नहीं होने से उर्दू लाइब्रेरी के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो गया है। समाजी तरक्की के लिए चाहे वो कोई भी कौम हो और कोई भी ज़माना हो, लाइब्रेरियों की बड़ी अहमियत होती है। खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान के हर दौर में लाइब्रेरियाँ इस काम के लिए मौजूद रही हैं, चाहे वो कदीम ज़माने की लाइब्रेरियाँ हों या मौजूदा दौर की। हमारे लिए एक सबसे अच्छी लाइब्रेरी जो उर्दू लाइब्रेरी के नाम से मारूफ़ है वो पटना के अंदर वाक़ है, जिसे हम गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन इधर अफसोसनाक बातें ये मालूम हुई कि लाइब्रेरी की तरक्की के ऊपर जो सरकारी ग्रांट मिलता है और जो खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील होगी कि इस लाइब्रेरी के रखरखाव, तरक्की, किताबों की ख़रीदारी के ऊपर जो बजट मंजूर होता है, सरकार जो ग्रांट देती है, उसको खर्च करने का भी मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। अगर इस लाइब्रेरी में अफराद की कमी है तो सरकार उन अफराद को भी मुतय्यन करे। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में मुंबई समेत 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने हैं। इसके मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी के कारकुनान की मीटिंग मुनक्किद की गई और आने वाले इंतखाबात के मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कानपुर के थाना कर्नलगंज इलाके में छेड़छाड़ के खिलाफ एहतजाज पर 2 फ़िरक़े आमने सामने आ गए। 50 से ज्यादा अफराद ने मुतासरा के घर पर हमला किया।
मुलजमान ने घर में घुसकर पूरे खानदान को ज़दुकूब किया। उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर डीसीपी वेस्ट समेत 4-5 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दौरान बजरंग दल के कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराते हुए उन्हें तसल्ली दी। आपको बता दें कि कर्नलगंज इलाके में रहने वाली लड़की ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इल्जाम है कि जब वो शनिचर की रात घर वापस नहीं आई थी तो पड़ोसी रहमान, साहिल, राजा, आफ्ताब ने इसका पीछा करते हुए इससे बदतमीजी की थी। वो लोग बहुत छेड़ते हैं, लोग कपड़े से पकड़ लेते हैं, छेड़ने लगते हैं। कौन लोग हैं जो आपके यहाँ बदतमीजी करते हैं? वो लोग बहुत दूर से आते हैं। वहीं से नाम जानते हैं? सलमान है, वो राजा है और रहमान है। आज मामला है कि लड़कियन के छेड़छाड़ कर रहे थे उन लोग। लड़कियन के जगह जगह हाथ भी लगाते हैं, कपड़ा भी फाड़ते हैं। कपड़ा भी फाड़ देते तो हम दूसरा लड़की के कपड़ा बदल के लेके आए थे यहाँ। लड़कियन के घसीट वहाँ भी छेड़ते हैं, मारते भी हैं। और दूसरे में लड़का बोल रहा था, लड़का के भी मारते हैं। घर छोड़ने की बात करते हैं। रोज के रोज हम लोग को परेशान करते हैं इन लोग। आज घटना हुई थी कि लड़की के छेड़ रहे थे, हमारा लड़का ने मना कर दी। उसका पर्व हुआ था। हम कठोर से कठोर हम सजा चाहते हैं। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमने बच्ची के मारे है ना, बच्ची के हाथ लगाए हैं इन लोग ने, कहीं कहीं ना छुआ है हमने लड़कियन के इन लोग ना। ये हरकतें 2-3 महीने से हमको बड़ा परेशान करे जा रहे हैं। कार्रवाई करा है, रिपोर्ट लगाया है, बाकी ये लोग कोई कार्रवाई हमारा नहीं सुना जा रहा था। अभी हम महीना दिन पहले लगाया था, हमारा ना साहब ने सुना था, करा था, बाकी ना साहब ने हमारा सुना था। बाकी इन लोग ना हमारा बिल्कुल हमारा वो जीना दुश्वार करें हैं इन लोग ना। तब से लगा था और उस परिवार पे दबाव बनाया जा रहा था कि घर छोड़ के वहाँ से भाग जाए, ताकि जो 10 परिवार हिंदू उन पे दबाव, वहाँ वो क्षेत्र वो हिंदू विहीन हो जाए और वहाँ पर मूल्य राज करने लगे। थाना कर्नलगंज के रलवैया कॉलोनी में 2 पक्षों में आज मारपीट हुई है। अभी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया है। चुटिल लोगों से बात होने के बाद तहरीर के आधार पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी पूछताछ की जा रही है। जो लोग चुटिल हैं उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। वो भी लोग अभी क्योंकि यहाँ पे नहीं हैं, सब अस्पताल गए हैं। सो अभी जैसे ही पूरी जानकारी मिलती है वो शेयर करी जाएगी। अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण तरह नियंत्रित है, यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। मालेगांव पावरलूम सनत सख्त बहरान का शिकार है। पावरलूम की निहायत ही खराब सूरत हाल के पेश नज़र बुनकर तंजीमों ने 22 जून से पावरलूम कारखानों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने हुकूमत महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के काबीनी वजीर असलम शेख को मालेगांव के पावरलूम बहरान से वाकिफ कराया और असलम शेख से खास बात की। कोरोना वायरस के दौर में जहां पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है वो तबाही का शिकार हुई है, मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, नागपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है। हमारे साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब खुद मौजूद हैं। सर, एक बात ये बताइए कि मालेगांव में हालत ये है कि लोग जो है अपने लूम को भंगार के भाव में बेच रहे हैं और लूम के कारखाने जो है बंद होते जा रहे हैं। बड़ी खतरनाक परिस्थिति है, बड़ा खतरनाक माहौल है। इस तरह का माहौल जो है वो 20 साल की तारीख में मालेगांव में नहीं देखा गया। तो इस समस्या से निपटने के लिए, इस मसले से निकालने के लिए जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो क्या इक़दाम करने वाली है? देखिए, एक वक्त था कि जो मुंबई शहर और देश में जो है टेक्सटाइल्स के नाम पे जाना जाता था, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में जिस तरीके से टेक्सटाइल की जो हालत हुई आप भी जानते हैं। और अब इस कोरोना की परिस्थिति के अंदर टेक्सटाइल्स की हालत जो हकीकत में बहुत ख़राब हुई है। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो सब्सिडीज उनको इलेक्ट्रिसिटी में मिलनी है वो बाकी के राज्यों से हमने कम नहीं दी है, वो ठीक ठाक ही दी है। अब इसको फिर से किस तरीके से चालू करने में मदद की जाए और किस तरीके से पॉलिसीज को चेंज करके अगर इनको फ़ायदा हो सकता है, इसलिए हमने लोगों से चर्चा करना शुरू की है। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वापस सर्वाइव कर जाएं, काफ़ी अच्छा कर जाएंगे। ऐसा तो सूरत मुझे पूरे देश में आते और 5 साल दिखता नहीं है, क्योंकि कोरोना केसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन थी बहुत बड़ी फेलियर निकली है। हमारे देश के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिली, वैक्सीनेशन बाहर चली गई। आज भी पूरे देश में जो है वो 20% भी लोगों को वैक्सीनेशन हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर देखें,
फैक्ट्रीज देखें या लोगों की जान देखें, ऐसी ही परिस्थिति राज्यों की आ गई है। लेकिन एज ए टेक्सटाइल मिनिस्टर डेफिनेटली कुछ पॉलिसीज या कुछ मदद का हाथ जरूर जो है सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में इनके पास जाएगा। लेकिन सवाल एक ये पैदा होता है कि जो सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन सब्सिडी, उसमें भी बड़ी परेशानी हो रही है और पावर बिल जो है वो बहुत ही भर का आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावर बिल भरना पड़ रहा है उनको। तो उसमें सब्सिडी मिल सकती है, किस तरह से पावर लूम सर्वाइव कर पाए पूरे महाराष्ट्र में? क्योंकि किसान के बाद, ज़राअत के बाद जो सबसे बड़ा पेशा है जिससे बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं वो टेक्सटाइल है, आप इसको जानते हैं। तो इसको बचाना जो है वो कितनी अहम जिम्मेदारी आप समझते हैं? नहीं, अगर किसान के बाद सबसे बड़ा जॉब देने वाला कोई सेक्टर है वो डेफिनेटली टेक्सटाइल्स है। लेकिन टेक्सटाइल्स की हालत दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रही है। इसको वापस सर्वाइव करने की आज बात है, इसको आगे ले जाने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आज देश का और खास करके राज्य का ये है कि आप देख सकते हैं कि आज अगर गवर्नमेंट को पगार भी अपने लोगों को देना है तो लोन लेना पड़ रहा है। ऐसे टाइम में भी सब्सिडी देने की बात आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों के अंदर जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं और आगे भी सब्सिडीज देने का हमारे इसमें जो है प्लानिंग में है, वो कुछ दिनों में ही दिखेगा कि और सब्सिडी जो है आने वाले दिनों में इन टेक्सटाइल्स को मिलेगी। अच्छा, सीएम से कुछ इस तरह ताल्लुक से बात हो पाई है अभी तक कि आप बात करने वाले हैं आप, क्योंकि आप नुमाइंदे हैं पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूरे महाराष्ट्र में? नहीं, डेफिनेटली अगर इस तरीके की कोई स्कीम अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें सीएम से भी बात करना पड़ेगा, डीसीएम से भी बात करना पड़ेगा, पूरी कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, उसमें सीएम साहब भी आएंगे, क्योंकि ये पूरे राज्य का मसला है। अगर किसी तरीके से जब भी कोई पॉलिसी मैटर होता है तो उसमें सारे लोगों को साथ में लेके कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता है। एक आखिरी सवाल मेरा कि ये जो जितने बुनकर हैं उनको क्या पैगाम है आपका, मैसेज क्या है आपका, उनके लिए क्या करने वाले हैं? 2 अल्फाज जरा बता दीजिए। नहीं, बुनकर लोग अपनी नाउम्मीद ना हो। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से टेक्सटाइल्स मेरे आने के बाद में हमने दौरे किए और क्या बेस्ट कर सकते हैं उसकी तरफ हम कदम ही बढ़ाए थे, लेकिन 3-4 महीने में ही कोरोना का सामना करना पड़ा और आस्ते आस्ते जो देने की बात तो छोड़ो कि जो बेचारे वर्कर से लेके जो वहाँ के जिन्होंने अपनी छोटी छोटी उद्योग डाले थे वो खुद ही परिस्थिति में और आज भी खुल नहीं पाए। कई जगह तो लेबर्स चले गए हैं, अभी तक रिटर्न नहीं आया, कई जगह पे आए हैं तो भी ये लाइट बिल उनका पहले से इतना पेंडिंग हो गया कि अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि सर्वाइव नहीं किए हैं। लेकिन इतना जरूर रखिए कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी ऐसी पॉलिसी लाएंगे जहाँ पे फिर इनको सक्षम किया जाएगा। असलम शेख साहब जो है ये उम्मीद जगा रहे हैं, इस बात की कोशिश में है कि आने वाले दिन में जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इसको सर्वाइव करने का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। अब देखते हैं कि मतलब हुकूमत इस ताल्लुक से क्या पहल उठाती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, खासतौर पर बुनकर को, पावरलूम को जो है वो क्या मदद मिल पाती है। मोहम्मद सलीम, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड व सदर नशीन ग्रेटर हैदराबाद जमीयतुल कुरैश ने आज हैदराबाद में वाक़ जमीयतुल कुरैश के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि चंद लोग जमीयतुल कुरैश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इन लोगों के इल्जामात बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी जमीयतुल कुरैश को बदनाम करने की साजिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौस साहब जो आखिरी में जो थे, लास्ट जो सदरत जो थी उनके पास, उन्होंने जो है ना एक उन्होंने बोले तुम एक्टिव है मियाँ, तुम काम कर सकते, तुम रहना, तुम जो है ऑनेस्टली काम कर रहे फलाई बहबूद का बोल के उन्होंने बुला कर जो है मेरे को ये सदारत दिए। मगर हम सब मिल के काम करना है, गरीबों की मदद करना है, वो छोड़ के जो है ना जब से 3-4 साल से इनको जनरल सेक्रेटरी से हटाए, जब से फिसाद चालू कर दिए, जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है उसके खिलाफ करे, फिर अब उन्हें भी कुछ गलत काम करे बोल के उनको हटाए, तो जो है ना अब जो जनरल सेक्रेटरी बनाए उनको हटाओ बोल के फिर एक प्रोपेगेंडा चालू करे। मैं नहीं हटाया क्योंकि एक अच्छा काम हो रहा, जमात में काम हो रहा है, जमात में टाइम दे रहे, सब टाइम दे के सब मिल के काम करना है, फ्री सर्विस कर रहे, कोई सैलरी है ना, यहाँ पर कोई TA DA कोई चीज़ नहीं है, फलाई बहबूद का काम है, सब मिल के जो है ना सपोर्ट करना है बिरादरी का। हम जो है ना आज तक जो है कभी भी बेवाओं को 200 रुपये देते थे, 200 बेवायाँ थे पहले, आज 750 बेवायों को जो है अल्लाह के करम से 500 रुपये दे रहे। अभी परसों आमेला की मीटिंग में जो है ना 1000 रुपये देना बोल के हम लोग डिसीजन लिए उसका। फिर शादी के लिए शादी फंड 10,000 देना बोल के ये करे। फिर जो है ना कोविड का अगर कोई सीरियस है पेशेंट तो जो है ना बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा तो 50,000 रुपये देना। कैंसर को, लीवर को, हार्ट, किडनी, सब जो भी मरीज है उनके लिए भी जो है ना 25,000 रुपये देना है। और जो घरों में इलाज करा रहे हैं उनको 10,000 देना है। बड़े हॉस्पिटलों में कराए तो 25,000 रुपये देना है बोल के हम लोग एक डिसीजन लिए पूरी आमेला की मीटिंग में, पूरे होदेदार सब मिलकर। मैं एक डिसीजन नहीं लेता यहाँ पर, जमात पूरों की है, एक से जमात नहीं चलती। अब उन लोग
न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी एश्योर्ड ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।